सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में इस वक्त अफ़गान तालिबान को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है हुकूमत साजी का। कई दफ़ा ऐलानात हो चुके हैं कि अब हुकूमत बनाई जाएगी, अब हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन हर दफ़ा बात कुछ बनती नहीं है। दूसरी तरफ खबर यह है कि शहबाज शरीफ का सब्र जवाब दे गया है। रोज़ रोज़ की वजाहतों से तंग आकर उन्होंने अपना अलग तर्जमान मुकर्रर कर दिया है। नाक़दीन इसे नून से शीन निकलने का नुक्ता आगाज़ करार दे रहे हैं। दावा यह है, बल्कि दावा ये किया जा रहा है कि पार्टी पर कब्जे के लिए मरीम नवाज और शहबाज शरीफ में अब खुल्लम खुला लड़ाई शुरू हो गई है। नून से शीन निकलेगी, इसकी पेशगोइयां बड़ी देर से जारी हैं, जिसकी हमेशा नून लीग की तरफ से तकीद की गई। लेकिन यह भी हकीकत है कि शहबाज शरीफ की तरफ से जब भी कोई मुफाहमती बयान सामने आया, मरीम नवाज और इनके ग्रुप ने ना सिर्फ इसकी तरदीद की बल्कि शाहिद खाकान जैसे रहनुमा शहबाज शरीफ के बयान पर सवाल भी उठाते रहे। अपने अपने तर्जुमान रखने का ये चलन क्या आने वाले वक्त की पेशबंदी है? इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है? शरीफ खानदान के पुराने साथी और मौजूदा हरीफ परवेज इलाही ने इस हवाले से खरी बातें की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का यह तज्जिया हकीकत से करीब दिखाई देता है कि नून में झगड़ा बयानी का नहीं बल्कि विरासत का है, क्योंकि पार्टी में वोट बैंक नवाज शरीफ के पास है। पार्टी में शहबाज शरीफ को अपने तकब्बुर की वजह से वो मकबूलियत हासिल नहीं जो मरीम नवाज के हिस्से में आई है। इसलिए नवाज शरीफ अपनी बेटी को सियासी वारिस बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई के साथ सियासत में बाल सफेद करने वाले शहबाज शरीफ इसकी राह में बड़ी रुकावट है। इसका हल लीगी कायद को हर सूरत निकालना होगा, वरना ये कंफ्यूजन अगले इंतखाबात में नून लीग को बड़ी महंगी पड़ सकती है। एक और इंकशाफ परवेज इलाही साहब ने जहांगीर तरीन के बारे में भी किया है कि वजीर आजम इमरान खान ने इन पर अंधा एतमाद किया। जहांगीर तरीन डिप्टी वजीर आजम का स्टेटस एंजॉय करते रहे, लेकिन अपनी हैसियत का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना फायदा सोचा, मुल्क का नुकसान किया, वजीर आजम इमरान खान को धोखा दिया और अब पार्टी पर दबाव डालने के लिए ग्रुप की धमकी दे रहे हैं। लेकिन परवेज इलाही के मुताबिक तरीन ग्रुप की कोई हकीकत नहीं। अगर यह बात दुरुस्त है तो फिर सवाल यह है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार क्यों है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम मामला जिस पर पाकिस्तानी नहीं दुनिया की नजरें लगी हैं वो अफगानिस्तान है, जहां तालिबान की तरफ से चीन पर इन्हिसार के बयान ने यकीनन अमरीकी नींदें फिर उड़ा दी होंगी। जबकि मसला कश्मीर के बारे में तालिबान का मौक़िफ़ सुनकर भारत भी सर पकड़ने पर मजबूर हो गया है। लेकिन ये सब मामलात उस वक्त आगे बढ़ेंगे जब हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होगा। आज हुकूमत साजी का ऐलान मुतवक्के था, लेकिन आज ही तालिबान की तरफ से एक बार फिर इसे मौखर कर दिया गया है। तालिबान की ईरानी तर्ज हुकूमत के खदोखाल वाज़ेह हो चुके हैं, जिसके मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरबराह मुमलिकत होंगे। फिर सवाल यह है कि काबीना के ऐलान में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? इसी से आगाज़ करते हैं। बाबा डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबा डोगर साहब, इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है अफगान तालिबान के लिए? बड़ा उनका तो डिसिप्लिन है, उसके बावजूद इतना मसला? साहब मसला नहीं है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बादल हैं वो छटते जा रहे हैं। आप देखें कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हैबतुल्लाह साहब जो हैं वो उसके सुप्रीम कमांडर होंगे। एक शुरा तश्कील दी जाएगी। शुरा जो है वो डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ों को देखेगी। जो सरबराह होंगे वो मुल्ला बरादर होंगे और वो उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की भी बात आ गई है। बास्तानकदेई जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा। असल इशू ये है कि जो शुरा है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है। उसमें अब्दुल्ला साहब जो हैं उनका भी कोई ना वो हो सकता है कि वो खुद शुरा के मेंबर हों। उसके बाद हामिद करजई साहब हैं और वो हो सकता है उस शुरा के मेंबर हों, जिसको लीड करेगी मुल्ला हैबतुल्लाह और जो अहम डिसीजन मेकिंग होगी। जिस तरह से ईरान साहब आप कह रहे हैं चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, तो ऐलान क्यों किया जाता है कि ये आज मुतवक्के है? ये आज का तो बड़ा वाज़ेह किया जा रहा है, जिससे पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन आज का तो बाकायदा तालिबान की तरफ से था कि जुम्मे के बाद ये हो जाएगा, जुम्मे की नमाज के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने खुद फिर मौखर कर दिया। कहीं तो मसला है, कहीं तो कोई शायद अंदर सर पंजशेर का इशू है। वहाँ पर हकानी ग्रुप है, उसमें बेतहाशा तालिबान जो है, बेतहाशा ग्रुप्स जो है उसका एक मजमुआ जो है उसको हम तालिबान कहते हैं।
तो उसमें सारे ग्रुप्स की जो नुमाइंदगी है वो भी लेनी है। ज़ाहिर बात है कि जहाँ पर वहाँ पर हक्कानी ग्रुप भी है, बार बार वो इस चीज़ को, इस इम्प्रेशन को ख़त्म किया जा रहा है कि हक्कानी ग्रुप कोई अलहदा से ग्रुप नहीं है, वो भी इस्लामी अमारात का हिस्सा है, वो तालिबान का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल उस हक्कानी ग्रुप के अंदर भी कई छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी लेनी है। उसमें लोगों के इख्लाफात होते हैं, कई वजारतों पे इख्लाफात हो सकते हैं, कई इशूज़ पे इख्लाफात हो सकते हैं। यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर इवन उनसे जो अपनी कैबिनेट बनानी होती है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। बेतहाशा जो लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स को अकोमोडेट किया जाता है, लोगों की नाराज़गी को ख़त्म किया जाता है। तालिबान ने 20 साल जद्दोजहद की, 20 साल के बाद उन्होंने सारी दुनिया, एक बहुत दुनिया की सुपर पावर जो है उसको हराया है, सारी दुनिया जो है उसको परेशान कर दिया है। लोग ये समझ रहे थे कि शायद 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन उन्होंने जितनी तेज़ी से, अभी अमेरिका काबुल से निकला नहीं तो उन्होंने काबुल को फतह कर लिया। तो इसमें जिन लोगों के रोल हैं, वो सारे लोग जिन्होंने 20 साल स्ट्रगल की है, उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी होनी चाहिए इस कैबिनेट में। अच्छा। तो उस समय कई लोगों की कई ख्वाहिशें होती हैं, तो ये चीज़ें इस पर टाइम लगता है। जल्दबाजी में करेंगे तो मसला ख़राब होगा। जितना आराम से सुकून से करेंगे, जितना कंसेंसस के साथ करेंगे, जो लोगों की रिजर्वेशन है उनको दूर ख़त्म करके करेंगे, उतना ही अफगानिस्तान के लिए और तालिबान की हुकूमत के लिए बेहतर होगा। गुलाम अहमद साहब, वैसे तो तालिबान की तरफ से दावा होता है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कोई इक़्तिदार के लिए नहीं, वो दीन के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या वहाँ भी जिस तरह पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया हो, वहाँ पर ओहदे की एक लड़ाई होती है, कहीं वो तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ऐलान किया जाता है जी आज हुकूमत का ऐलान हो जाएगा, मुख्तलिफ ओहदों का सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन फिर उसको मौखर कर दिया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है उसामा गाजी साहब, और कोई इख्तलाफ नहीं है वहाँ पे। और मुशावरत है, मुशावरत का अमल बेहतर है कि मुशावरत जितनी पहले कर ली जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और तमाम शराकतदारों से बातचीत उनकी हो रही है, और आप ये देखेंगे कि इसी वीक में ऐलान हो जाएगा हुकूमत का। और जो चीज़ें आपको पता है कि हमने जिस दिन काबुल के ऊपर कब्ज़ा हुआ था उससे अगले दिन आपने सवाल किया था, तो हमने उसी दिन आपको ये ख़बर दी थी कि मौलाना हैबतुल्लाह जो हैं वो सुप्रीम लीडर होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहाँ के वज़ीर आज़म होंगे, सरबराह हुकूमत होंगे। तो ये उसी तरह से ही हमारे पास और मज़ीद ख़बरें भी आ रही हैं कि वहाँ पे सिर्फ मुशावरत का अमल जारी है। और शरीयत के मुताबिक मुल्क को चलाने के लिए उन्होंने तमाम इंतज़ामात अपने मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जिस तरह से वहाँ का काबुल एयरपोर्ट था, बाकी मरकज़ी बैंक है, और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनको थोड़ा सा अभी खड़ा करना था इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, ताकि हुकूमत बनने से पहले वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे फ़ाल करनी थी, वो फ़ाल की जा रही हैं। और हुकूमत का भी अनाउंसमेंट जल्द कर दिया जाएगा। जिस तरह से बात की गई है कि पंजशेर, आज की इतलात ये हैं कि पंजशेर में अहमद शाह मसूद ने उनसे रज़ामंदी का इजहार कर दिया है, और उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत का आगाज़ आज ही ये हुआ है, उनके साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया है। जंग वहाँ बंद है, और ये भी इतला है कि शूरा में अहमद शाह मसूद के लोग या उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये आज की वहाँ की डेवलपमेंट्स हैं जो वहाँ तालिबान गवर्नमेंट के हवाले से। और ये नहीं है कि जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो इस हवाले से कोई परेशान नहीं है। हुकूमत का अनाउंसमेंट करना होता तो पहले दिन ही हुकूमत जो थी वो अनाउंसमेंट कर दी जाती, और उसके बाद काबीना जो है वो बनाने के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया जाता, लेकिन वो तमाम चीज़ें एक ही दफ़ा अनाउंसमेंट उनकी करेंगे। अच्छा, अब ये बात बताएं बाबर डोगर साहब, पाकिस्तान का जो किरदार है, अभी भी मैं देख रहा था कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से 6 जहाज़ 2 हेलीकॉप्टर गालिबन इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। तो ये जो पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, उसके बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद, पाकिस्तान को सराहना, इस सारी सूरत हाल में दीगर कई ममालिक के सरबराहान के फ़ोन आ चुके हैं।
तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो बातें कह रहा था कि इसका फौजी हल नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ अफगान लोगों की तरफ आपने पीठ नहीं करनी है, भाग नहीं जाना, कि सबको छोड़कर फिर यहाँ लोग कहत से मर रहे हों खुदा न खास्ता, तो फिर यहाँ पर दहशतगर्दी होगी। तो ये बात सुनी जा रही है, तभी पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, कभी कोई आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, यानी फ़ोन कॉल्स का तो तांता बना हुआ है, बाकी शख्सियात का भी आना जारी है और शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि जिस तरह का किरदार अदा किया है। उसामा साहब, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, जिस तरह से कल बाइडन ने कहा जी हम कौम साजी कर रहे थे, और वो कौम साजी का हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त कहत वाली सूरत हाल है। तालिबान सारी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर खाने का कहत है, अशिया का कहत है, और वो ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उससे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर फौरी तौर पर वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो पहुँचाई जाएँ ताकि लोगों को खाना मिले। एक चीज़ तो क्लियर है कि कट ऑफ है सारी दुनिया से, काबुल एयरपोर्ट बंद है और सारे मुल्क जो हैं वो मुहतात हैं, हर एक ने अपने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है कि पनाहगज़ीन आ रहे हैं, रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, हर एक खौफ में बैठा हुआ है। और इस सारे खौफ के दौरान जो अशिया खुदनी जो है उनकी तरसील भी बंद है, और जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं, क्योंकि एकदम कब्ज़ा हो गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किसी को ये नहीं पता था कि एकदम ये सारी फूड प्लेन की जो फूड सप्लाई की चेन है ये भी बंद हो जाएगी, और सारा कुछ बंद हो जाएगा। और जो अमेरिका ने $9 अरब रोक लिए हैं, खैर उस पर आगे हम बात करते हैं। तो अब जो आपने कहा है कि उसमें पाकिस्तान का एक मर्जी रोल है, और सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ, तालिबान पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है। सबको पता है कि पाकिस्तान कंधार हो या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के थ्रू भी कनेक्टेड है। पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए ओपन है, तो सारी अफगानिस्तान में जो पहुंचने का सबसे वाहिद इस टाइम जो वाहिद जरिया है, ईरान की तरफ वो कहीं नहीं जा सकते। अफगानिस्तान में तो ईरान तो नेटो और अमेरिका तो पहले उसके खिलाफ है। सारी दुनिया को इस चीज़ का अदराक है। अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम सिचुएशन ख़राब है, वहाँ पर बैंक बंद हैं, खुराक की कमी है, लोग खुराक की कमी का शिकार हो रहे हैं, और ये सारे मिसाइल वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाने का वाहिद रास्ता पाकिस्तान है। काबुल एयरपोर्ट तो बंद पड़ा हुआ है, वो तो उसकी तो रेनोवेशन चाहिए, उसको तो इस काबिल बनाना है कि वहाँ पर सारी दुनिया अपनी आमदोरफ्त कर सके। तो अफगानिस्तान पहुंचने का, अफगानिस्तान की कम्युनिकेशन जो है उसका वाहिद रास्ता ही पाकिस्तान है। अच्छा। तो अब पाकिस्तान जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी फैसिलिटेट कर रही है, वो भी चाह रही है कि अफगानिस्तान में जो उनके हमारे भाई हैं उनको किसी तरह से खुराक पहुंची जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो इसी वजह से दुनिया के जो बार बार तालिबान की तरफ से अपीलें की जा रही हैं खुराक के हवाले से, तो अब दुनिया में एक चीज़ मैं कहता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि दुनिया के अंदर इस चीज़ का शऊर है कि उनकी मदद की जाए ताकि वहाँ पर जो कहत वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो। अच्छा गुलाम साहब, जिस तरह हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि मैंने पढ़ा कि दुनिया की तारीख में ऐसा कम ही मिला कि चंद सालों में किसी मुल्क ने जो एक टेररिज्म के हवाले से सारे दुनिया में मशहूर के जी हाँ बड़ा दहशतगर्दी बड़ी होती है, बड़ी बेअमनी है, ख़तरनाक मुल्क है, उसने टूरिज़्म का सफ़र किया। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि एक तरफ देखा जाता है वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का नाम आता था, अब ये पीस के लिए जिस तरह पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। तो ये जो पाकिस्तान का एक असल इमेज था कि हम हमेशा से अमन चाहते थे खिते में, वो दुनिया तक जा रहा है। और ये हकीकी वो जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, वो डिसइंफो लैब और वो सारा कुछ जो था वो ख़त्म हो जाएगा अब इससे, ये भी तो एक चीज़ होगी। देखें, ये ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें, अभी दुनिया को ज़रूरत है पाकिस्तान की, और अफ़गान हुकूमत जब बन जाती है और वहाँ पे स्टेबिलिटी अगर आ जाती है। देखें, दुनिया ने सरफ़ नज़र किया है 9/11 के बाद जो दुनिया की मजहबी, अस्करी, समाजी और दीगर जो ज़िम्मेदारियाँ थी पाकिस्तान समेत, क्या अफ़गानिस्तान में अक़वाम आलम ने वो ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं? कोई अपने गिरेबान में ये हाथ डाल के, मुंह डाल के देख सकता है कि क्या 9/11 के बाद जो कुछ वहाँ होता रहा उसके ज़िम्मेदार कौन कौन हैं, कौन कौन से ममालिक हैं? यही वो ममालिक हैं जो आज पाकिस्तान को उस वक्त भी फ़ोन कर रहे थे, उस वक्त भी दौरे कर रहे थे जब उनकी तबाही थी करनी थी। 20 साल गुजरने के बाद जब उनके हाथ में इक़्तिदार दे के भागना पड़ा, तो आज भी वही मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनका मतम नज़र क्या है ये हमें देखना है। आज हमें भी ये बात सोचनी चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि उनके सामने अफ़गान कौम की हालत रखें
उनकी समाजी जिम्मेदारियां जो हैं वो रखें। हमने तो एक कौम उसकी तबाह कर दी, एक कौम जो है वो अपाहज हो गई और एक माजूर कौम है, और आगे जो मुस्तकबिल है वो हमें देखना है कि किस तरह से दुनिया उनका मुस्तकबिल संवार सकती है, उसके में मदद कर सकती है। अच्छा, तो ये वैसे वो चीज़ें हैं, अच्छा, ये सवालात हैं जो एक चीज़ जो अमेरिका बार बार ये कह के गया कि जी हमने वहाँ पर कौम साजी की है, 20 साल हमने कौम साजी की है, जो बाइडन ने कहा, तो जाते जाते उनका एयरपोर्ट तबाह कर गए कि दुनिया वहाँ पर कोई त्यारा लैंड ना कर सके। अगर दुनिया को इमदाद भी देना चाहती है तो वहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन ही सारी दुनिया से तोड़ दी। सब दुनिया से कम्युनिकेशन का वाहिद जरिया काबुल का एयरपोर्ट था, जी जी, उसको भी तबाह कर गए। तो कोई लगता नहीं, खुराक वहाँ पर है नहीं है, रिसोर्सेज उनके पास है नहीं है, बैंक उनके बंद पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल तो दुनिया बाइडन से पूछे कि तुम वहाँ पर कौन सी कौमसाजी करके आए हो। वहाँ पर एक भूख, नंग, अफलास, तबाही, इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या छोड़ा है? ये दुनिया को तो अब अमेरिका से ये पूछना चाहिए। लेकिन अब गुलाम रज़ा साहब एक और बड़ी खबर आ गई है कि ज़बीला मुजाहिद साहब ने ये बात कही है, तालिबान के तर्जुमान है, कि जी जो चीन बड़ी सरमायाकारी करेगा, उसने हामी भर लिया चीन ने, और वो चीन की तरफ देख रहे हैं, चीन को शराकतदार बनाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में मादनियात के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं और इंटरनेशनली जितने इदारे हैं तकरीबन वो 3000 अरब डॉलर बताते हैं ये ज़खायर, और अमेरिका भी इस वजह से भी यहाँ पर आया था अफ़गानिस्तान। तो वो तो अब चीन के बारे में बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि ख़िते में या अफ़गानिस्तान में वो चीन को पार्टनर देखते हैं। तो ये तो अमेरिका को एक और शिकस्त हो गई है, इसका मतलब है। तो वो जाते जाते एक बहुत बड़ी गलती कर गया। देखें, जो रेयर अर्थ है यही इस दुनिया का, मादी दुनिया का ये मकसद है, रेयर अर्थ। और जितनी जंगें लड़ी जा रही हैं या लड़ी जाती रही हैं अब तक, तो कोई भी सुपर पावर होगी या रही है या आने वाले दिनों की सुपर पावर है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ मतवा नज़र किसी भी मुल्क का जो रेयर अर्थ है वो होता है। वहाँ पे मुफादात पूरी दुनिया के एक हैं। वहाँ पे रशिया, रेयर अर्थ के हवाले से आप देखें, स्पेस में चले जाएं आप तो आपको रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, हर मुल्क जो है वो एक ही उसमें नज़र, जापान एक ही नज़र से वहाँ पे आप देखें वो सब वहाँ पे एक हैं। यानी कि यहाँ सिर्फ मादी वसाइल इकट्ठा करने की जंग है जो कि अफ़गानिस्तान में भी लड़ी गई, और अब भी दुनिया की नज़रें जो पाकिस्तान के साथ राब्ते बार बार किए जा रहे हैं वो यही हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल बनती है। बहुत सारे ममालिक की कोशिश है, ये मैं आपको ये बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पे ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक की कोशिश है कि हाँ, ये तालिबान जो हैं इनको दाइश के आमने सामने कर दिया जाए और इनको इस चीज़ में उलझा दिया जाए, और फिर इस खित्ते में जो भी मुल्क, जिस तरह से आज तालिबान को ऑफ़र्स की गई हैं चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, बाकी दीगर ममालिक की जानिब से कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे, आपकी मादनियात के हवाले से भी आपका साथ देंगे, तो ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे दाइश और इमारत इस्लामिया को सामने खड़ा कर दिया जाए और फिर दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जैसे इराक़ में हुआ था कि वहाँ दाइश ने वहाँ के जो रेयर अर्थ, वहाँ के पेट्रोलियम मसनूआत के वेल्स थे, उनके ऊपर कब्ज़े कर लिए थे। और फिर आपने देखा बहुत से ममालिक के जो बड़े बड़े नाम हैं वो वहाँ कौड़ियों के भाव पेट्रोल ख़रीदते थे और वो पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदते थे और अरबोपति बन गए वो। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो होती रहती है। हमें, मैं दोबारा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया के जो ममालिक भी, चाइना हो, रूस हो, पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी ममालिक हों, हमें इस वक्त जो समाजी, अखलाकी, अस्करी जो ज़रूरतें अफ़गानिस्तान की हैं तो अफ़गानिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए हमें फ़राहम करनी चाहिए। अच्छा, अभी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी ऐलान किया कि जी मदद हम बढ़ा देंगे अफ़गान लोगों की, तो ये बाबर डोगर साहब, ये बाकी दुनिया को भी शायद रियलाइज़ हो रहा है अब, लेकिन चीन का इसमें बड़ा अहम किरदार नज़र आ रहा है। अगर वो सरमायाकारी करता है, सी पैक है, सेंट्रल एशियन स्टेट है, अगर अभी ये फौरी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के मुआहदे हो जाते हैं, ईरान से चीन पहले कर चुका है 25 साल का मुआहदा, 400 अरब डॉलर का, पाकिस्तान के साथ सी पैक है, दीगर जगहों पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तालिबान ये बात कर रहे हैं, तो उनको तो ये नज़र आ रहा है कि अगर उनके इलाके ने तरक्की करनी है तो वो चीन के साथ मिलकर करनी है।
साथ ही जो कश्मीर के हवाले से बयान आ गया है, अभी उनकी हुकूमत भी नहीं बनी, ये हमें जहन में रखना है। अभी हुकूमत उनकी बनी नहीं, उनका उस तरह कंट्रोल अफगानिस्तान पर नहीं, यानी ना बैंक्स उनके पास, ना $9 अरब जो अमेरिका ने अब हथियार लिए हैं वो नहीं है, दीगर मामलात नहीं है, यानी अभी अपने पैरों पर खड़े होना दूर की बात है। तो वो कश्मीर के हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मुसलमानों की तो हिमायत जहाँ भी जुल्म हो रहा होगा हम करेंगे। और भारत के हवाले से उन्होंने कह दिया जी ये हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुसलसल हो रहा है, इसको बंद किया जाए। तो ये तो इसका मतलब है भारत धकेल रहा है तालिबान को पाकिस्तान की तरफ भी, चीन की तरफ भी। चीन का कश्मीर पर मौक़िफ़, लद्दाख पर, वो आपको पता ही है, वो भी मुतनाज़ा है। पाकिस्तान के हवाले से आप देख लें तो अब तो तालिबान भी उसके बीच में नहीं है, अफगानिस्तान भी उसी तरह से खड़ा हो गया। मतलब सबसे पहले आप देखें कि इंडिया वो भारत जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा, ट्राइबल एरिया में दहशतगर्दी कराता रहा, कराची में दहशतगर्दी करवाता रहा, NDS को इस्तेमाल किया, TTP को इस्तेमाल किया, बेतहाशा फंडिंग की, वहाँ पर जासूसी का एक नेटवर्क पैदा किया, वहाँ पर दहशतगर्दी का एक कैंप बना दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आज उसी अफगानिस्तान से कश्मीर के मुसलमान जिन पे इंडिया जुल्म सितम की इंतहा की हुई है इंडिया ने, उनके लिए आवाज़ उठ रही है। इससे बड़ा क्या इंकलाब होगा, इससे बड़ी पाकिस्तान की क्या फतह होगी कि आज उस अफगानिस्तान पे जिस पे इंडिया ने $4 बिलियन की जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इस आस में कि पाकिस्तान का उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है, वहाँ से आज आवाज़ें आ रही हैं कि जिन्ना कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके लिए वो खड़े होंगे, उनके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, इस खित्ते के में एक बहुत बड़ी चेंज है। कश्मीर के लोग जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा हौसला है कि अगर 72,000 तालिबान जो हैं वो मिलकर दुनिया की सुपर पावर्स को, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हरा सकते हैं, तो वो कश्मीर के 1 करोड़ मुसलमान जो हैं वो क्यों नहीं इंडिया से आज़ादी हासिल कर सकते। तो ख़ास तौर पे और इसी चीज़ का खौफ इंडिया जो पागल हुआ है, जो वो अजीबोगरीब इंडियन मीडिया हरकतें कर रहा है, मुझे तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की नाम की चीज़ ही कोई नहीं नजर आती। पुरानी वीडियोस पकड़ के अजीबोगरीब उस पर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सठियाए हुए हैं। बिल्कुल इंडियन मीडिया जो है सठियाया हुआ है, इंडियन सियासतदान सठियाए हुए हैं, पागल हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, इस सारी सूरत हाल को संभाला नहीं जा रहा। तो उस पर तालिबान का ये जो स्टेटमेंट है, इसके बाद आप देखिएगा कि इंडिया सारी दुनिया में अब अपना मुंह छुपाता फिरेगा। वो अमेरिका जो इंडिया को इस साउथ एशिया का चौधरी बनाना चाह रहा था, उसको आज खुद बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब अमेरिका जो है वो अब दुनिया की एक पावर तो है लेकिन दुनिया की सुपर पावर नहीं है। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, वो इस चीज़ को मान ले। तो उसामा साहब, इससे तो ये अमेरिका जो खुद साख्ता तौर पर दुनिया की सुपर पावर बना हुआ था, दुनिया की उसका तिलिस्म भी टूट गया ना। अच्छा, अब ये तोड़ दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो फतह है उसने कश्मीर के मुसलमानों को हौसला दिया है। जद्दोजहद जो कश्मीर की आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको एक नई डायरेक्शन दी है। आप देखेंगे कि इसकी वजह से, तालिबान की इस फतह की वजह से कश्मीर के लोग जो हैं वो अपनी जो आज़ादी की जद्दोजहद है उसको ज़्यादा तेज मिलेगा। अच्छा गुलाम साहब, मेरे पास 20 सेकंड है, ये वाकई इस तरफ से इन्फ्लुएंस खत्म हो गया? ईरान से भी वो ताल्लुकात भारत के नहीं रहे, अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, चीन और अब रूस से भी वैसे ताल्लुकात नहीं है, तो ये अब यहाँ से यानी हम ये कह सकते हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये मगरबी सरहद महफूज हो जाएगी। अब देखें, तालिबान की जानिब से जो इस वक्त ये बातें की गई हैं, बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी जो उनकी बैशिंग इंडियन मीडिया कर रहा था उसका जवाब दिया है। और क्योंकि इस्लामी इमारत इस्लामी है अफ़गानिस्तान अब, तो वहाँ पे एक मोटो होगा, जिस तरह एक नज़रिया होता है कि हर मुल्क माँ अस। अच्छा, कि ये जो चीज़ है इसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। अच्छा। और वो जहाँ पे भी ठीक है, न्यूज़ अपडेट्स हैं गुलाम साहब, मुझे आपको रोकना होगा। न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने अंदर की बातें बहुत बता दी हैं शरीफ ख़ानदान के हवाले से। ब्रेक के बाद बता दें। अब पता चला।
अब पता चला। स्पीकर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ इलाही साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं नून लीग को, नवाज शरीफ साहब की इज्जत को। एक अरसा उनके साथ उन्होंने गुजारा। अब उन्होंने ये बात बताई है कि कोई बयानी वगैरह की जंग नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बात कही है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर या ये मुस्लिम लीग नून है इसके अंदर ये बयानी की जंग नहीं है, असल में ये विरासत की जंग है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनकी औलाद में आगे ये विरासत जानी चाहिए जो ये सियासी विरासत है। फिर ये भी कह दिया कि वोट बैंक तो नवाज शरीफ का ही है, शहबाज शरीफ का नहीं है। अब वो बेटे आते नहीं हैं नवाज शरीफ साहब के सियासत में, हसन साहब और हुसैन साहब दोनों नहीं आते किसी भी सूरत, मरीम साहब आई हैं तो ये आगे उस तरफ चलेगी। अब शहबाज शरीफ साहब के इसका मतलब बाबू डोगर साहब मसला ये है कि एक दफ़ा मरीम साहिबा लीड कर गई तो फिर हमजा के तो कोई मुस्तकबिल नहीं है या उनके आगे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है उनकी औलाद का। फिर तो मरीम साहिबा हैं, फिर जुनैद सफदर साहब हैं या मरीम साहिबा के दामाद हैं, फिर सारी कहानी वो होगी। और शहबाज शरीफ साहब शायद बिलाल यासीन या जिस तरह आबिद शेर अली वो भी तो रिश्तेदार ही हैं, तो उस तरह की हैसियत रह जाएगी। उसामा साहब, चौधरी परवेज़ साहब ने कौन सी ऐसी ख़ास बात की है जो कि मीडिया को नहीं पता या कौम को नहीं पता? नवाज शरीफ साहब जब सर मीडिया तो बयानियां करता है, जब लंदन से शरीफ ख़ानदान वापस आया तो नवाज शरीफ ने मुझे आज भी याद है, मैं अभी भी मुझे याद है कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने नून लीग ने एक जलसा किया माल रोड के ऊपर। उसमें नवाज शरीफ ने सारे दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि हमजा शहबाज मेरा जानशीन है, हमजा शहबाज मेरा जानशीन है। और उसके बाद एक जगह पे मैंने ख़ुद एक जलसे में ख्वाजा आसिफ ने ये तकरीर में कहा कि जनाब हमजा शहबाज जो है वो तो अब अपनी तकरीर में भी अपने ताया जो है उनको नकल करता है और वो जानशीनी का हक अदा कर रहा है। अब ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त हमजा शहबाज को यहाँ पे छोड़ के गए, वो पीछे यहाँ पर रहा और जब नवाज शरीफ वापस आए तो उन्होंने उसको अपना जानशीन डिक्लेयर कर दिया और हमजा भी ये समझता रहा कि वो जानशीन है। 2013 आता है, 2013 में नवाज शरीफ की जब कैंपेन चलाई जाती है तो मरीम नवाज़ उस वक्त घर से निकलती हैं और वो नवाज शरीफ की कैंपेन चलाती हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं उनके हलके में। नवाज शरीफ सारे पाकिस्तान में जलसे कर रहे थे और हलके में मरीम नवाज़ उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। और जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मरीम पहुँच जाती हैं और वहाँ पर वो जाके ऐलान करती हैं कि वो सियासत में आ गई हैं। अब मरीम का सियासत में आने का मतलब ये है कि हमजा अब जानशीन नहीं है, अब मरीम जानशीन है जी। 2016 आता है जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नवाज शरीफ से वज़ारत उम्मा छिन जाती है तो पहले वो ऐलान करते हैं कि जनाब उनकी जगह पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और बाद में पता चलता है कि उनके घर में लड़ाई पड़ी और उसमें कुलसूम नवाज़ और मरीम नवाज़ ने स्टैंड लिया। उस स्टैंड के नतीजे में अल्टीमेटली शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये मैंने मुख्तसरन आपको तारीख दी है मेरे सामने। मैं एक अखबार में वहाँ पर रिपोर्टिंग करता था, वहाँ पर मेरे सामने हमजा का जो उसका पीआरओ था वो मुझे ये इसलिए फ़ोन नहीं करता था कि मैं हमजा की प्रेस रिलीज लगाऊं। मैं आपको 2014 की बात कर रहा हूँ, 13-14 की बात कर रहा हूँ। वो ये कहता था कि यार भाई एक रिक्वेस्ट करनी कि मरियम की प्रेस रिलीज ना लगाइएगा। तो जानशीनी की लड़ाई तो उस वक्त से स्टार्ट हो गई जिस दिन मरियम घर से निकली और उन्होंने नवाज शरीफ की 2013 की फैसला क्यों नहीं कर पा रहे फिर गुलाम साहब? तो फैसला तो हो चुका है। अच्छा, फैसला तो हो चुका है कि नवाज शरीफ की जानशीन मरियम है और मरियम इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। मरियम शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, तो फिर ये पीडीएम के जलसों में क्यों जाने दिया जा रहा है शहबाज शरीफ को? अगर यही बात है गुलाम साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब फैसला कर देंगे, पीछे हट जाओ तुम, बस खत्म कहानी, कोई सदर वगैरह नहीं, मरियम को बना दें फिर बाकायदा। देखें, ये सूरत हाल जो बाबर डोगर साहब ने बताई है ये बिल्कुल हकाइक पर मबनी है। मैं आपको 3-4 हकाइक जो है ना इनकी फैमिली के वो हम बताते हैं अपने सामने नाजरीन को भी और आपको भी। ये दोनों घरों में मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ इनकी बहुत पुरानी थोड़ा इनका मामला जो था ना वो बहुत पुराना चल रहा है। लेकिन मियाँ शरीफ साहब मरहूम जो थे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के सर पे पग रखी थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरा बेटा जो है ना हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। ये जब उनका हाथ जनरल जिलानी साहब को पकड़ाया गया था उस वक्त भी जनरल ज़िया-उल-हक साहब के सामने
उस वक्त भी यही कहा गया था कि ये मेरा बेटा जो है ये आपके काम तमाम कर सकता है और वो हुकूमत चलाने के अहल है। जबकि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा गया था कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी है और ये बस कोई प्रोजेक्ट इसको दे दो तो वो प्रोजेक्ट ज़रूर कंप्लीट कर लेता है कामयाबी से और उसको मुनाफा बख्श बनाने में भी अपना किरदार अदा करता है। जी। तो ये है सूरत हाल। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल, ये फैमिली सूरत हाल है। पॉलिटिकल सूरत हाल ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है। मियाँ शहबाज शरीफ के बस में होता तो वो पता नहीं कब का वो छोड़ देते अपने भाई को। उनको भी पता है जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ को इस पार्टी से अलहदा कर दिया गया, यानी कि जिस तरह से कह रही है हुकूमत भी, बाकी भी लोग कह रहे हैं शीन निकलेगी। जी जी। तो शीन जो निकलेगी वो एक छोटी जमात के तौर पे सामने आ सकती है 20, 25, 30 सीटें लेकर और वो अपना हल्का फुल्का कोई किरदार अदा कर सकती है पॉलिटिक्स में। वो भी जो इलेक्टेबल्स होंगे वो उनके साथ मिल के वो आ सकते हैं। अगर आप ये फील करते हैं कि जो क्राउड, जो लोग वोट डालने के लिए नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ की आवाज़ पे निकलते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे अंदाज में ये बात जानते हैं कि जो उनके भाई हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए लोग वोट करने नून लीग को बाहर आते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये है कि इंतज़ामी जितना भी मामला है वो शहबाज शरीफ साहब संभाल सकते हैं। तो एक सिलसिला ये इस तरह का रहेगा। मजबूरी है। तो अभी एक नई एंट्री भी आ गई है इस घर में, उनका नाम है जुनैद सफदर। जी जी। तो आने वाले दिनों में अगर एक आध ये सिलसिला इस तरह का चलता भी है तो जुनैद सफदर साहब की भी एंट्री होगी। अच्छा। और उनको भी पॉलिटिक्स में यहाँ एंटर करवाया जाएगा और फिर मरकज़ी जो सियासत है उसमें लाने के लिए भी कोशिशें, जिस तरह वो प्रेस रिलीज़ें आती थी कि ये इसका नाम ना लिखें, इसका लिखें, इनके जुनैद सफदर साहब के भी प्रेस रिलीज़ें आया करेंगी कि इनका नाम लिखा करें, फ्रंट पे इनको लगाएं, बैक पे उनको लगाएं। अभी तो ये चीज़ें मीडिया में फैमिली चर्चे हुए। एक चीज़ तो क्लियर है कि मरियम नवाज ने ये साबित किया कि वो हमजा शहबाज से बेहतर पॉलिटिशियन है। क्राउड पुलर वो हैं। चलो इस पर थोड़ा सा सर आगे भी मैं चाहूँगा, ब्रेक के बाद भी बात की जाए। अभी चूँकि टाइम कम रह जाएगा, इस इंटरव्यू में उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बात की है, परवेज़ इलाही साहब ने। तो बाबर डोगर साहब, ये वाकई बात वो ठीक कह रहे हैं कि जी इमरान खान को लगा कि जी उसमें उन्होंने धोखा दिया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उनका स्टेटस था और उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए कि जो शायद पाकिस्तान के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए कुछ इतने अच्छे नहीं थे, कुछ ज़ाती मफादात वो ले गए। देखिए, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही और जहांगीर तरीन की जो सियासी रकाबत है वो खासी पुरानी है। मेरा मतलब है कि 2000 वो जो वीडियो आई थी जिसमें वो तो चौधरी सरवर साहब के बारे में, मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ। मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ। उस वक्त तो जहांगीर तरीन के साथ थी, मैं उससे भी पीछे चला जाता हूँ। 2008 में मैंने चौधरी परवेज़ इलाही का इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जनाब के मेरी जो काफ लीग जो हारी है 2008 के इलेक्शन में और मेरी कमर पे जो खंजर खोंपा है उसमें जो लोग हैं उनमें सबसे अहम जहांगीर तरीन है। 2008 के इलेक्शन में आप देखें कि जहांगीर तरीन जो थे वो काफ लीग से बगावत कर गए थे। उन्होंने 100 लोगों की नीट एंड क्लीन पार्टी बना ली थी, अपनी एक अलहदा से पार्टी बना ली थी और चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत सारे लोग उसमें से तोड़ लिए थे। और बाद में चौधरी परवेज़ इलाही का जो काफ लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना था तो उसको भी किसी हद तक जहांगीर तरीन की आशीर्वाद हासिल थी। अच्छा। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उनका ख्याल है कि उनकी जो काफ लीग का बेड़ा गर्क करने में भी जहांगीर तरीन का उस वक्त बड़ा रोल था। और एक टाइम में जहांगीर तरीन जो थे जनरल मुशर्रफ के बहुत करीब हो गए और वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट भी थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको या हुमायूं अख्तर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। अच्छा। तो ये जो है ये लड़ाई पुरानी चल रही है और चौधरी परवेज़ इलाही समझते हैं कि जी कि जहांगीर तरीन ने मेरी पार्टी का काबली का बेड़ा गर्क किया और जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि शायद मैं प्राइम मिनिस्टर होता अगर उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इस तरह वो उनके खिलाफ इस तरह की एक कैंपेन ना चलाते। तो ये उस वक्त से ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें जो है वो अब दोबारा फिर यहाँ पर जो है वो साहब एक बार फिर माजरत, वक्त मेरे पास कम रह जाता है, ब्रेक के लिए ब्रेक होने वाली होती है जो आपका आना पड़ता है। ये बताइए, इसका मतलब है कि वो जो बातें होती हैं पीपल्स पार्टी मिलेगी, जहांगीर तरीन ग्रुप आ जाएगा, तो काफ लीग तो नहीं मिलने वाली अगर इस तरह की बात है? वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन ने धोखा दिया।
नहीं देखें, अगर तो ये बात है तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त सदर थे, उन्होंने जब बेनज़ीर शहीद हुई हैं तो उस वक्त बड़ा जुमला कहा था और वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहा था। फिर आपने देखा कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मैं एक जुमला कहूँगा कि उनको वो वज़ीर आज़म की शेरवानी तक उनके सिल गई थी, लेकिन मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम जो हैं उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया था। तो ये चौधरी शुजा साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये फ़ैसला कर लिया था कि उन्हें बनाना है। तो ये उस वक्त से उनको चुभन तो है दोनों तरफ में, उधर भी और इधर भी, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इनको, जहांगीर तरीन को नाअहल होने के बावजूद हर मीटिंग में वो बैठते थे और हर मीटिंग में वो जो राय देते थे वो साहिब राय होती थी, उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद होता था। ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे चेंज करनी है, कमिश्नर किसको कहाँ लगाना है, यहाँ महकमे कौन कौन से किस किस को देने हैं, क्या बाकी जहांगीर तरीन ने धोखा दिया आपकी नज़र में? अगर उन्हें धोखा दिया तो उसके बाद, उनके अलग होने के बाद को मामला कोई बहुत अच्छे हो गए क्या, जो उनके मशवरे थे अगर वो गलत थे तो? नहीं, मैं देखिए, हम एक आम आदमी हैं, 55 रुपये किलो चीनी खाते खाते 110 रुपये किलो के ऊपर हम खरीद रहे हैं। तो कोई जो जिम्मेदार है वज़ीर आज़म ऐसे ही नाराज़ तो नहीं है, वज़ीर आज़म की वजह है नाराज़गी। गुलाम मुद्दा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि चलें आज से साल पहले अगर चीनी 110 रुपये किलो हुई तो उसका तो जहांगीर तरीन जिम्मेदार है। आज जो चीनी 110 रुपये किलो बिक रही है उसका जिम्मेदार कौन है? अब तो जहांगीर तरीन नहीं है। देखें, जो उस वक्त रेट बढ़े हैं, अब फ्लक्चुएशन अब ये होती है कि रुपया 2 रुपये फ्लक्चुएट होती रहती है। जो पूरा जंप 100% मारा गया है, 55 से 110 रुपये आई है, वो उसके तो वो ही कल्प्रेट है ना। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तहकीकात हो रही हैं, अब वज़ीर आज़म को तो ब्लैकमेल किया गया बजट के ऊपर भी, और अगर 2023 में इंतखाबात ना हुए, 22 में हुए या 23 में चले गए तो 22 का बजट पास कराना मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ भी ब्लैकमेल करेंगे। तो ये तो हम हर बंदे को समझ है। मैं एक चीज़ से जाते जाते मैं एक चीज़ कह दूं कि जहांगीर तरीन जो है वो बार बार कहते हैं कि जनाब मेरा बेड़ागर्क करने में सबसे अहम रोल आज़म खान का है। आज़म खान साहब जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, और जहांगीर तरीन साहब जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो भी विराजमान थे। और यहाँ पर तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए भी जहांगीर तरीन का NOC लेना पड़ता था। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो समझता है कि वो पावरफुल है और उसकी वो अपनी पावर शेयर नहीं करता। तो वो वाकई जो, अगर मैं अजी आप बता दें, लेकिन ये है कि उसमें उनका रोल है आज़म खान साहब का भी रोल है। जी जी जी, एक जुमला मैं भी कहूँगा, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, कि वहाँ पे जब चीफ सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, तो जहांगीर तरीन साहब ने बड़े काम किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और वो इन्हीं के हाथों से उनके काम होते थे। बल्कि अगर ये कहूँ कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगवाने में भी जहांगीर तरीन साहब ने अपना किरदार अदा किया है, तो ये गलत नहीं है। तो ये तो इसका मतलब है कि ये सियासत में ही होता है, जो जिसको बनाता है वही उसकी सीढ़ी भी फिर खींच लेता है, यानी दूसरा बंदा जिस पर किस तरह से ऊपर आए फिर उसी के खिलाफ। यही दस्तूर है मेरा मतलब। ये सांप सीढ़ी का खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है ये। कभी आप वो देखें, ये सांप सीढ़ी का खेल है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चीजें चलती हैं। जो खेल नून लीग है, अब शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। पहले ये मरीम साहब नवाज शरीफ ने किया था, अब शहबाज शरीफ साहब ने तर्जुमान मुकर्रर कर दिए। ये हो क्या रहा है? तंजीम 9 कभी कहा जाता है, कभी कहा जाता है जी शहबाज शरीफ के कहने पे हो रही है, वो अपने लोग लाएंगे। चक्कर क्या है? ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने तर्जुमान मुकर्रर किया ज़ुबैर साहब को। खैर उसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कदम उठाया है, मौलाना अहमद खान साहब को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। अब इसको बड़ी अहम डेवलपमेंट इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ये हो क्या रहा है। अब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का अंदाज़ गुफ्तगू का, उनके बयानात का अगर देखें, एक तो वो जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तब उनके मुशीर भी रहे, मामले ख़ुसूसी रहे सकाफ़त पर और इतलात पर।
और उनका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। तलाल चौधरी हों, दीगर इस तरह के लोग हों, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ होता है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं। बाबर डोगर साहब, ये चक्कर क्या है? क्यों शहबाज शरीफ साहब को ज़रूरत पड़ी है तर्जमान मुकर्रर करने की, और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का इंतखाब क्यों किया गया? ये तो बिल्कुल एक अलग लाइन लेते हैं। देखें, मरियम का जो बयानिया है वो है वोट को इज्जत दो, शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो है काम को इज्जत दो। तो बयानिए में बड़ा वाज़े फ़र्क है। मेरा मतलब कि वोट को इज़्ज़त दो जो है वो किसी और को वो कह रही हैं, जिसको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये आवाम के लिए नहीं है। आवाम के वोट को इज़्ज़त दो जो है वो किसी और को कहा जा रहा है, और काम को इज़्ज़त दो जो है ये आवाम को कहा जा रहा है कि जनाब ये मेरा जो काम मैंने किए हैं उसको अप्रिशिएट करते हुए अगले इलेक्शन में मुझे वोट डाले जाएँ। तो ये एक बड़ा वाज़े बयानिया है। तो शहबाज शरीफ के जो काम को तो इज़्ज़त होगा जो बयानिया है, उसको आगे लेके जाने के लिए उनकी अपनी एक कोर कमेटी है, कोर टीम है। उसमें राना मशहूद है, उसमें ख्वाजा साद है, उसमें मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल उनके साथ रहे। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान 5 साल जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके तर्जुमान भी थे, उनके इंफॉर्मेशन के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी थे, तो उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं। शहबाज शरीफ को बहुत बेहतर जानते हैं। तो समझ सा ये वही जो चौधरी परेलाई ने बात की है, ये बयानिए की लड़ाई भी है और ये विरासत की भी लड़ाई है। शहबाज शरीफ जो है, अब उन्होंने रिसेंटली कुछ बड़े आला पैमाने पे कुछ मुलाकातें भी की हैं और ये एश्योरेंस भी दी है कि जनाब 2023 तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम ताबेदार रहेंगे। अच्छा, मेहरबानी करके 2023 का जो इलेक्शन है वो करवा दिया जाए। तो फिर आगे से भी कुछ बातें हुई हैं कि जनाब आपने तो गारंटी दी थी कि आपका भाई खामोश रहेगा, मरियम खामोश रहेगी और कुछ नहीं करेगी, लेकिन आपका भी लग रहा है उन पर कोई बस नहीं चल रहा, तो आप तो कुछ करते नहीं हैं, फरमाइशें हमसे करते रहते हैं। अच्छा। तो उस पर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दें, मैं एफर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो शहबाज शरीफ तो एफ़र्ट कर रहे हैं, और ये जो एफ़र्ट है, ये जो मैंने आपसे बात की है, ये मुलाकात अभी रिसेंटली कुछ चंद दिन पहले ही हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो उस समय उन्होंने कहा जी मुझे मौका दें। तो अब आप देखें कि वो जो मौका वो अगले दे रहे हैं, तो उस पर शहबाज शरीफ जो है वो थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से पहले भाई मान जाए, भाई नहीं मानता तो अब वो पर पुर्दे तो मैं निकालूँ। तो ये जो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को अपना तर्जुमान लगाना, ख्वाजा साद का इतनी दिलेरी और हिम्मत कि उन्होंने डिफेंस कैंट में काम को इज़्ज़त दो के बैनर लगवा दिए और नारा लगवा दिया उसका कि जी वोट को इज़्ज़त दो, हमारा बयानिया नहीं है, हमारा बयानिया काम को इज़्ज़त दो है। तो ये जो चीज़ें आगे चल रही हैं, ये अल्टीमेटली शहबाज शरीफ जो हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करके दिखाएं, प्रैक्टिकली वो जो है वो आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। एक तो उन्होंने पहली बात तो ये की कि उन्होंने एक ऐलान ये किया कि जनाब इलेक्शन 2023 का जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट कर दें, वो जो है उसको उसमें रिगिंग ना हो। तो वो किसी से तो कह रहे हैं ये, और वो जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि इलेक्शन जो है वो 2023 में होंगे, 2022 में नहीं होंगे। अच्छा, मे भी 2023 की शुरू में हो जाए। तो वो उन्होंने इस चीज़ की क्लियरेंस दे दी कि जनाब मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, ना पंजाब में ना मरकज में। उन्होंने शहबाज शरीफ ने तो 2 साल दे दिए। कौमी हुकूमत की भी उन्होंने बात कर दी थी, जिसको मुफाहमत का कहा मरियम ने। कहा जी मेरी ज़ाती राय है कि उनका मतलब मुफाहमत का था। तो वो कौमी हुकूमत भी 2023 की फिर बात कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। और फिर ये जो तंजीम 9 है नून लीग के अंदर, ये शहबाज शरीफ साहब के कहने पर हो रही है, वो अपने लोग आगे लाना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, मुफाहमत के हवाले से जो उन्होंने बात की थी उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हार्ड लाइनर जो उनके थे वो भी अपनी ज़ुबान जो है वो सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि अब तमाम जमातों को अपने तर्जमान जो हैं वो इस तरह के रखने हैं कि जो दस्तों गिरेबान एक दूसरे का ना पकड़ें और एक दूसरे के गिरेबान को ना खींचें। तो जो मोहम्मद अहमद हैं, मलिक मोहम्मद अहमद, ये आप जानते हैं तर्जमान रहे हैं, बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं। ओरिजिनली वो एक पॉलिटिशियन हैं और कसूर से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके साथ साथ वहाँ इनको अच्छा इनका वोट बैंक भी है और पोलाइट आदमी है, और हर टीवी चैनल हर जर्नलिस्ट के साथ एक फ्रेंडली इनका रवैया है रहा है।
तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको सामने लाया गया है ताकि ये उनका सॉफ्ट इमेज जो है वो सामने रखें। जो कभी पहले आप जितनी भी सुन लें मरीम नवाज़ साहबा के जो बिल्कुल करीब हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, बाकी लोग हैं, उनकी जब बात सुनते थे ना तो आपको हमज़ा शहबाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का ज़िक्र जो है ना वो ज़िमनी आपको मिलता था। बाकी सारी किताब जो थी ना वो मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के गिर्द घूमती थी। ऐसे ही तो अभी ये सूरत हाल जो है वो चेंज होगी और ये सारी किताब अब इर्द गिर्द मलिक अहमद साहब जो बात करेंगे वो किताब सारी शहबाज शरीफ और उनके कामों के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि ये वहाँ रहे हैं उनके मशीर भी, तो इन्होंने देखा है कि किस तरह से उन्होंने काम किए हैं और बाकी भी हार्ड लाइनर्स जो जितने भी काम को इज्जत दो के बयानियों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये भी एक अजीब मखमसा है जो कि प्रोग्राम का, तो मैं जाते इतना कह दूं कि जी वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है लेकिन जो बयानियाँ वो लेकर चल रहे हैं उसको वोट नहीं पड़ते। ये भी अब अजीब सूरत हाल है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।